हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अपनी इस पॉलिटी की लेक्चर सीरीज, जो कि मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए बोला था, तो आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, जिसके अंदर हम लेजिस्लेचर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब विधायिका के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो मेरा लेक्चर रहने वाला है, जो मेरी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें हम एसएससी के अगर किसी भी एग्जाम की बात करें, एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, या फिर एमटीएस हो, या फिर अगर हम बात करें यूपी की पीसीएस की, अगर हम बात करते हैं इसके लिए, या फिर अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करते हैं, ठीक है, जो कि आप पैट का एग्जाम भी देते हैं और उसके बाद लेखपाल का एग्जाम भी लिखते हैं, या फिर अगर हम बात करें एनडीए या फिर सीडीएस की, ठीक है भाई, एनडीए या फिर अगर आप सीडीएस की बात करते हैं, और यूपीएससी का एक और एग्जाम होता है सीएपीएफ का, यहां भी लेक्चर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे पॉलिटी का सेक्शन आता है, वहां आप मेरे इन लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि इस सेक्शन में से कोई भी आपका जो क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा वो आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मैंने दो प्रीरिक्विजिट बताए थे आपको, दो सोर्सेस लेने हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप ये ले चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए भाई। 220 रुपए की वाली किताब आपको घटना चक्र लेनी है। मेरे लेक्चर को कंप्लीट देख लेने के बाद में, मेरा जैसे आज मैं लेजिस्लेचर कंप्लीट करवाऊंगा, तो इस लेक्चर को देख लेने के बाद में इस बुक के अंदर से सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है भाई, तो ये घटना चक्र 2022 की है, मेरे पास इंग्लिश की, आप हिंदी में भी ले सकते हैं क्योंकि हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये आपको बुक लेनी है जहां से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यूपीएससी के, सीडीएस के, सीएपीएफ के, यानी कि एसएससी के भी आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। ये लेनी है आपको, जिसके मेरे लेक्चर को देखने के बाद आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर लगाना है। उसके बाद में आर्टिकल बाय आर्टिकल अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो जो मैं पढ़ा दूंगा वहां से आप इस बुक के अंदर से आप उस क्वेश्चन को, मतलब आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं। बस ये दोनों चीजें मैंने आपको बोली हैं लेने को, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। लेक्चर नंबर 3 है, 2 के अंदर हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीखा था। आज हम सीखेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, जो कि गवर्नमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अपनी विधायिका के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि लेजिस्लेटिव, जिसको हम बोलते हैं विधायिका, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके भाई, चलो अब थोड़ी सी बात मेरी समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है। फेडरल का मतलब होता है जहां पर स्टेट के, यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ में स्टेट की गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हमने जो फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया है, फेडरल का मतलब होता है जहां पे 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा संघीय ढांचा है। कौन सा ढांचा है? संघीय ढांचा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? संघीय ढांचे का मतलब क्या होता है? जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। कौन सी गवर्नमेंट होती है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, और साथ में इसके स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, आगे चल करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि केंद्र सरकार भी होती है और आपका राज्य सरकार भी होती है। ऐसे ढांचे को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं भाई? फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हम बोलते हैं इसको। बात समझ में आ गई आपको? अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट भी गवर्नमेंट, तो इसमें क्या होता है कि दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो अब लॉ बनाने के लिए, यानी कि कानून बनाने के लिए, आपको विधायिका चाहिए होती है। आपको क्या चाहिए होती है? विधायिका चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपको यहाँ विधायिका चाहिए तो जाहिर सी बात है कि दो विधायिका होनी जरूरी है। एक सेंट्रल में होगी, एक आपकी स्टेट में होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा 28 स्टेट है, हमारे पास 28 स्टेट है, और हमारे पास 8 यूटीज है। ठीक है, तो 8 यूटीज होंगी और 28 स्टेट होंगी, तो और इन सबको मिलाकर हमारा एक केंद्र सेंट्रल बनता है। ठीक है, एक यूनियन बनता है। ये बात आपको समझ में आएगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास
दो टाइप की लेजिस्लेटिव होंगी, एक होगी हमारी सेंटर में, ठीक है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव की यानी कि विधायिका की बात करें तो ये हमारे पास दो होंगी, मतलब एक आपकी सेंट्रल की होगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी कि संसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोलते हैं या फिर संसद बोला जाता है। जो कहाँ की विधायिका है यानी कि कहाँ की लेजिस्लेटिव है, तो आप बोलेंगे सर ये हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, मतलब ये हमारी सेंटर की लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। कहाँ की लॉ मेकिंग बॉडी है, आपकी केंद्र की लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। अगर हम स्टेट्स की बात करें, अगर हम 28 स्टेट्स की बात करें और यूटीज की बात करते हैं, किस किस की बात करेंगे, 28 स्टेट और यूटीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्टेट्स की बात करते हैं, यूटीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर होती है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि राज्य विधायिकाएं। क्या होती है जी, राज्य विधायिका। समझ में आया आपको, ये आपको समझ में आ रहा है कि हम सेंटर में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, और स्टेट के अंदर क्योंकि 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो हमारे पास कितनी, हमारे पास क्या होंगी, विधायिकाएं होंगी, राज्य विधायिकाएं। तो 28 हमारे पास राज्य विधायिकाएं होंगी जो कि हमारे स्टेट्स में होंगी, ठीक है। सेंट्रल को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, और यहाँ पर स्टेट में क्या बोलते हैं, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव बोलते हैं। अब मेरी बात जो मैं बोलने वाला हूँ वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर पार्लियामेंट रखी है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल डिटेल में धीमे धीमे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो या इसका प्रोविजन कहां दिया गया है, पार्लियामेंट के बारे में कहां बताया गया है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट के बारे में कहां बताया गया है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं पार्ट 5 की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर मैं पार्ट 5 की अगर बात करता हूं, तो पार्लियामेंट का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में लिखा गया है। कहां लिखा गया है, पार्ट 5 में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट का जो प्रोविजन है वो कौन से पार्ट में है, तो प्लीज आंसर टिक करना है आपको पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के आर्टिकल नंबर 122 तक, आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के आर्टिकल नंबर 122 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट का प्रोविजन किया गया है, जो कि सेंट्रल लॉ एजेंसी होगी, जो कि सेंट्रल लॉ बनाती है। बात समझ में आ गई, मतलब जो सेंट्रल लॉ बॉडी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लेजिस्लेटिव की, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करेंगे यहाँ पर, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव की, तो इसका प्रोविजन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर पार्ट 6 के अंदर कहाँ किया गया है दोस्तों, तो पार्ट 6 के अंदर कहाँ किया गया है, तो इसका प्रोविजन किया गया है पार्ट 6 के अंदर। और आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 212 तक, कहां तक किया गया है, आर्टिकल 212 तक किया गया है। कहां तक किया गया है, आर्टिकल 212 तक इसका प्रोविजन किया गया है दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर्स का। बात समझ में आ गई आप लोगों को, नहीं आ गई आप बोलेंगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, पार्लियामेंट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इन बातों को ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पार्लियामेंट में, ठीक है, तो अब अगर हम बात करें पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट कौन कौन से लोग मिलकर बनाते हैं, वो चीज याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में आता है आपका प्रेसिडेंट। कौन आता है दोस्तों, प्रेसिडेंट आता है, यानी कि राष्ट्रपति आता है। कौन आता है, राष्ट्रपति आता है। और लोकसभा आती है, और कौन आता है दोस्तों,
लोकसभा आती है, यानी कि दोस्तों लोकसभा जो आती है वो पार्लियामेंट में आती है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, तो हमें याद रखना है राज्यसभा। हमें क्या याद रखना है, राज्यसभा याद रखनी है, ठीक है ना। ये तीनों जो एलिमेंट्स है हमारे ये पार्लियामेंट के हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स कहाँ के हैं, हमारे पार्लियामेंट के हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों आपको, अगर नहीं आ गई आप बोलिए हाँ जी सर बात। अब बात कर लेते हैं कि पार्लियामेंट बिल्कुल हमारे स्कूल की तरह काम करती है। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, हमारी क्लास में टीचर्स होते हैं, स्कूल का एक हेड मास्टर भी होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो ये दोनों पार्लियामेंट के पार्ट हैं, बिल्कुल 100% पार्ट होते हैं। बट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता। प्रेसिडेंट जो होता है पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब आंशिक रूप से पार्ट होता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, जैसे हमारे स्कूल में हेड मास्टर हमारी इन क्लासेस का पार्ट नहीं होता, लेकिन स्कूल का पार्ट होता है। हमारा हेड मास्टर क्लासेस का पार्ट नहीं होता, लेकिन स्कूल का पार्ट होता है। इसी तरह से राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हमारे स्कूल का पार्ट होता है, लेकिन हमारे क्लासेस का नहीं। तो इसीलिए जो हमारा प्रेसिडेंट है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो हमारा है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटीग्रल पार्ट होता है। ये हमारा एब्सोल्यूट पार्ट नहीं होता, ये हमारा आंशिक भाग होता है। किसका, ये प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट हमारा पार्लियामेंट का आंशिक भागीदारी होता है, पूर्ण रूप से वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता। मेरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, अगर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत आसान होगा हमारे लिए कि हम इन चीजों को यहीं समझ लेंगे, हम इन चीजों को यहीं पर समझ लेंगे, ठीक है। अगर हम लोकसभा को देखें तो लोकसभा का इलेक्शन हर 5 वर्ष में करवाया जाता है और डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन फिलहाल लोकसभा का इलेक्शन जो होता है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका इलेक्शन हमेशा डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब मेरे प्यारे दो भाई प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का याद रखना है आपको, इसका इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप से होता है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो मैंने आपको वहां बताया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या होता है। फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, अगर आप एक बंदे को डायरेक्ट वोट देके चुन रहे हैं तो इसको हम डायरेक्टली इलेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। पर अगर आपको ए इंसान को चुनना है, इसके बीच में मीडिएटर है और आप यहां बैठे हैं, आपने इसको चुना, इसने इसको चुन दिया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो कि राज्यसभा के मेंबर्स का होता है। हमें डिटेलिंग करनी है, हम प्यार से इन चीजों को समझेंगे, ठीक है भाई। समझ में आ गई आपको मेरी इतनी सी बात। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसभा की, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो लोकसभा को हम फर्स्ट चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्स्ट चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं, फर्स्ट चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। और राज्यसभा को सेकंड चैम्बर ऑफ द सेकंड चैम्बर बोलते हैं, किसका, पार्लियामेंट का। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। सेकंड चैम्बर बोलते हैं, यानी कि सेकंड हाउस बोला जाता है। अब मेरी इन बात को समझ में आ गई, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब मेरी बात और ध्यान सुनिएगा, ये फर्स्ट चेंबर है बेटा, चेंबर, और ये सेकंड चेंबर है। लोकसभा को एक और नाम देते हैं पॉपुलर हाउस, पॉपुलर हाउस, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लोग चुने जाते हैं। उसके बाद इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। ये सारी डिटेलिंग आपको समझ में आएगी जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं और क्यों ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजन आपको लेक्चर में आगे पता लगेगा जब मैं इसका कंपोजिशन आपको बताऊंगा। सेकंड चैम्बर के बाद अगर हम बात करें तो इसको हम एल्डर्स हाउस बोलते हैं।
इसको हम एल्डर हाउस बोलते हैं, या फिर इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। प्लीज आप अपने नोट में पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको ऐसे लेक्चर में आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसे लोअर हाउस या अपर हाउस क्यों बोला जाता है, अपर हाउस या लोअर हाउस क्यों बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ये बात आपको मेरी समझ में आई कि नहीं आया? आप बोलेंगे यस सर समझ में आ गई। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा स्टेट। अच्छा, मैं आपको ना कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि ना ये बहुत लेंथी चैप्टर होता है और बहुत लेंथी हमारी जो लेक्चर हो जाएंगे, तो दैट इज व्हाई मैं इन दोनों कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से इसको समझ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा कभी पढ़ना नहीं होता। अगर एक बार आप आराम से पढ़ लेंगे ना इन चीजों को, तो आपके लिए चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी, और मैं आपके लिए आसान ही बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आपको शायद ही कंपैरिजन करके किसी ने पढ़ाया हो। जब आप कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो आप बहुत इजीली चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6 की अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव में कौन कौन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव की, तो यहाँ आपके गवर्नर्स आ जाते हैं। यहाँ कौन आ जाता है? आपका गवर्नर। यहाँ कौन आ जाता है? आपका गवर्नर, जिसको हम दोस्तों राज्यपाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यपाल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आती है आपकी विधानसभा। कौन आता है दोस्तों? विधानसभा। विधानसभा को हम बोलते हैं विधानसभा। और विधानसभा जो होती है स्टेट में होती है। और अगर हम विधानसभा की बात करें तो इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि राज्य विधानसभा है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, जो क्या बोलते हैं? राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर होती है किसके? जो कि किसके सिमिलर होती है? लोकसभा के। किसके सिमिलर होती है? लोकसभा के। लोकसभा कैसा हाउस है? डायरेक्ट हाउस है। लोकसभा कैसा हाउस है? डायरेक्ट हाउस है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये हमारा डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हाउस है। हर स्टेट में होता है, 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट में आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी। बिल्कुल जो जो प्रोविजन यहाँ पढ़ाऊंगा वही प्रोविजन यहाँ पढ़ाऊंगा, इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट होता है कौन? प्रेसिडेंट। ठीक इसी तरह से स्टेट के अंदर इंटीग्रल पार्ट कौन होता है? आपका राज्यपाल। कौन होता है? आपका राज्यपाल। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनिएगा। अगला अगर मैं बात करूं थर्ड हाउस की, देखिए यहाँ पे आपने दो हाउसेस पढ़े। ठीक है, मतलब एक हाउस पढ़ लिया, अगर आप दूसरा हाउस पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं विधान परिषद। कौन? क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? विधान परिषद। विधान परिषद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अच्छा, जैसे राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, जैसे राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, उसी तरह से ये हमारा विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। कैसा हाउस है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। कैसा हाउस है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ हाउस है। इसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे अप्रत्यक्ष मेंबर होंगे। क्या होंगे? अप्रत्यक्ष मेंबर्स होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि सारे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, सॉरी काउंसिल्स हैं, सारे स्टेट में विधान परिषद है? जी नहीं, हमारे देश में केवल और केवल 6 स्टेट के अंदर ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। कितने स्टेट्स के अंदर? 6 स्टेट के अंदर ही केवल हमारे देश में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। कौन कौन से वो राज्य है प्लीज याद रखना, सॉरी 6 राज्यों के अंदर, 6 स्टेट के अंदर, यूपी, बिहार,
ठीक है, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वो 6 राज्य हैं हमारे देश में। हमारे देश में ये वो 6 स्टेट हैं जहां पे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, यानी कि विधान परिषदें हैं, यानी कि विधान परिषदें हैं। ये आपका आउटलाइन था, ये जो प्रोविजन बताए हैं मैंने दोस्तों, प्लीज याद रखना है इनको आप लोगों को। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रीवियस ईयर यहाँ से लगाना है, ये लगा लीजिए, तो आपके सारे क्वेश्चंस वहां से आपके हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब थोड़ा एक बात ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस क्यों हैं? पार्लियामेंट में 2 हाउसेस क्यों हैं? तो 2 हाउसेस इसलिए रखे जाते हैं, अगर एक हाउस जल्दबाजी में किसी लॉ को पास कर देता है तो दूसरा हाउस यानी कि दूसरा सदन उस पास किए गए लॉ के ऊपर उसकी देखभाल कर सके कि क्या ये जो कानून है ये कितना उपयोगी साबित हो सकता है। हो सकता है उस हाउस ने जल्दबाजी से एक लॉ को पास कर दिया हो, लेकिन दूसरा हाउस उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखता है कि अगर सही है, अगर सही नहीं है तो वो दोबारा पीछे वाले हाउस को भेजा जाता है। मैं पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर, ध्यान से बैठे रहिए, अपनी कॉपी में सारी चीजें नोट कीजिए फटाफट से। चलिए, इतना समझ गए आप लोग? चलिए मिटा दूं भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन चालू रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमने देखा कि हमारे पास सेंट्रल में पार्लियामेंट है, यानी कि संसद। हमने देखा हमारे पास स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव्स है, ओके, मतलब राज्य विधायिका। ठीक है भाई, अब पार्लियामेंट हमने आपको पढ़ाया था पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से 122, और स्टेट लेजिस्लेटिव हमने आपको पढ़ाया था पार्ट 6 में आर्टिकल नंबर 168 टू 212। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, हमने पार्लियामेंट में आपको बताया कि प्रेसिडेंट होता है मतलब राष्ट्रपति,
हमने बताया लोकसभा और हमने आपको बताया राज्यसभा। यहां हमने आपको बताया गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, राइट। ये जो प्रोविजन है टू हाउसेस का, जहां पे दो हाउस होते हैं, यहां भी दो हाउस हैं। अगर आपके कंट्री में, आपकी पार्लियामेंट में टू हाउसेस हैं, तो इस प्रोविजन को बोला जाता है, इन दोनों को एक साथ होने के प्रोविजन को क्या बोला जाता है दोस्तों? बाई कैमरलिज्म, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था बोला जाता है? द्विसदनात्मक, यानी कि बाई कैमरलिज्म, ठीक है। क्यों बोला जाता है बाई कैमरलिज्म? क्योंकि टू हाउसेज हैं, ठीक है। एक हाउस लॉ बना रहा है, दूसरा कीप आई ऑन दैट हाउस, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बाई कैमरलिज्म। अब जिस स्टेट में दोनों एक साथ होंगे वहां बाई कैमरलिज्म होगा, बाई कैमरलिज्म होगा वहां पे, ठीक है, यानी कि द्विसदनात्मक होगा। बट जिस स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी और काउंसिल्स नहीं होंगी, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्ट इलेक्टेड हाउस है, तो उसको बोला जाएगा यूनी कैमरलिज्म। यूनी कैमरलिज्म क्या बोला जाएगा बंधु? यूनी कैमरलिज्म, मतलब एक सदनात्मक। कौन सा? एक सदनात्मक, माने कि सिंगल हाउस, ठीक है, सिंगल हाउस बोला जाएगा। इतनी सी बेसिक बात समझ गए। अब बात यह आती है कि यूनिक कैमरलिज्म का प्रोविजन हमने किस देश के संविधान से लिया है, किस देश के संविधान से हमने इसको लिया है। तो प्लीज याद रखिएगा, यूके के संविधान से इसको लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है, क्योंकि वहां भी दो हाउसेस होते हैं। बाई कैमरलिज्म हमने कहां से लिया है? याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको लिया है। ये हमारा यूके का प्रोविजन है, ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको लिया है। बात आपको समझ में आ गई पहले दोस्तों? ये किस संविधान के आप अगर एग्जाम में आ गया कि ये कहां से लिया गया है, तो प्लीज याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम, नॉट यूएस। यूएस अलग है, ब्रिटेन के संविधान से। आप रिलैक्स होके याद रखिए कि ब्रिटेन के संविधान से हमने द्विसदनात्मक व्यवस्था ली है, यानी कि बाई कैमरलिज्म लिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने आपको अलग से इसको चैप्टर नहीं पढ़ाया, जहां जो चीज पढ़ाऊंगा उसके बारे में बता दूंगा। क्लियर? ओके। अब हम बात करेंगे संविधान में दिए गए लेजिस्लेटिव की संरचना की। किसकी बात करूंगा? संविधान में दिए गए आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और मतलब हम दोनों कंपैरिजन एक साथ करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कंपोजिशन की, ठीक है। तो अपनी कॉपी में ऐसे नोट्स बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले लोकसभा की। फिर हम बात करेंगे राज्य सभा की, राज्य सभा की। उसके बारे में बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, माने कि राज्य विधायिकाओं की, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधानसभा इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? विधानसभा। और लास्ट में हम बात करेंगे आपकी एसएलसी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है दोस्तों। यहां मैं लिख देता हूं टोटल स्ट्रेंथ, क्या लिख देता हूं यहां पर? टोटल स्ट्रेंथ, मतलब कुल सदस्य, और फिर लिखूंगा प्रेजेंट स्ट्रेंथ, वर्तमान सदस्य। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? आयु, मतलब कि एज।
उसके बाद एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, ठीक है, यानी कि योग्यता। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इलेक्शन और टेन्योर मतलब समय अवधि, समय अवधि। एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लोकसभा से रिलेटेड आपका इस चैप्टर से हो जाएगा, ठीक है। बना लिया आपने, कॉपी में बना लीजिए फटाफट से, ठीक है भाई, फटाफट से बनाइए इसे। चलिए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से आगे की तरफ पढ़ना है, ठीक है भाई। कैसे पढ़ेंगे, आगे की तरफ। चलिए अगर ये लोकसभा, ठीक है भाई, ये आपका यहां से मिटा देता हूं मैं, इसको मैं इधर कर देता हूं, आपकी लोकसभा यहां आ जाएगी, लोकसभा यानी कि ये। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ, जैसे इस क्लास में मैं बैठा तो यहां पर 50 बच्चों के टोटल बैठने की स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 50। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 552। कितनी है दोस्तों, 552 मेंबर्स लोकसभा में बैठ सकते हैं। इसके अंदर से 530 कहां से आएंगे, स्टेट्स के अंदर से, राज्यों के अंदर से। 20 कहां से आएंगे, यूटीज के अंदर से। और 2 कहां से आएंगे, नॉमिनेटेड, मतलब इनको प्रेसिडेंट क्या करेगा, मनोनीत करेगा। क्लियर है। 530 स्टेट से, राज्यों से, 20 यूटी से, केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 नॉमिनेटेड होंगे, मनोनीत होंगे। कौन करेगा मनोनीत, राष्ट्रपति। इस प्रोविजन को वर्तमान में हटा दिया गया है, 2026 से फुलिश लागू हो जाएगा, बट अभी हटा दिया गया है। एग्जाम में आपको ये बताना नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर हम राज्यसभा की बात करें, यहां पर इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 250। कितनी है, 250, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है 250, समझ में आ गई बात। अब 250 में से 238 स्टेट एंड यूटी से आएंगे और 12 नॉमिनेटेड होंगे। क्या होंगे, नॉमिनेटेड, मनोनीत। कहा क्या होंगे, मनोनीत। क्लियर हो गई थी बात, आगे बात समझ में, पक्का डन। एग्जाम में ये पूछेगा, फैक्ट, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इधर ध्यान से सुनिएगा आगे। अगर हम बात करें प्रेजेंट स्ट्रेंथ की, प्रेजेंट स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है इस क्लास की, 50। 10 बच्चे बैठे हो मेरे सामने, तो ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। कितनी स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, मतलब वर्तमान स्ट्रेंथ, वर्तमान सदस्य कितने हैं इसमें। तो बेटा वर्तमान 540
543 समझ में आ गई बात। अब अच्छा, नॉमिनेटेड मेंबर हटा दिए गए, नो नॉमिनेटेड मेंबर हेयर, यहां पर क्या नहीं है, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। बात समझ में आ गई, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। अच्छा, कैसे ये जो 543 है इसको इसके लिए कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है, इसलिए हमारे देश में जो इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कितनी है लोकसभा के लिए 543। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या बताएं 543, समझ में आ गया 543। अच्छा, यहां की अगर बात करें 233 जो कि हमारे क्या है इलेक्टेड है, जो कि हमारे क्या है इलेक्टेड, बेटा ई लिख रहा हूं इलेक्टेड, इलेक्टेड निर्वाचित, निर्वाचित प्लस प्लस 12 क्या है 12 नॉमिनेटेड, मनोनीत, क्या है मनोनीत, और इस तरह से टोटल कितने हो गए 245। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है 245। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है 233। कितने नॉमिनेटेड हैं 12। कौन करता है कौन करता है प्रेसिडेंट, कौन करता है प्रेसिडेंट, कौन करता है प्रेसिडेंट, क्लियर है। अच्छा, कैसे नॉमिनेटेड करेगा, कैसे नॉमिनेट करेगा, चलिए चाय भी ठंडी होगी आपकी वजह से, मजाक कर रहा हूं भाई, ठीक है। कौन नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। अच्छा, कहां से नॉमिनेट करेगा, याद रखिएगा लिटरेचर में जिसने अच्छा काम किया हो, लिटरेचर मतलब साहित्य में, आर्ट में जिसने अच्छा काम किया मतलब कला में, साइंस में जिसने अच्छा काम किया हो मतलब विज्ञान में, और सोशल सर्विस सामाजिक काम, समाज कल्याण, लेस क्या याद रखना है लेस, LASS, क्या याद रखना है LASS। गेटिंग माय पॉइंट, बच्चे समझ गए इतनी बात को, ये चीज याद रखनी है। एग्जाम में किन किन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, क्लियर बेटा, समझ में आ रही मेरी बात नहीं, आप बोलेंगे यस सर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। कैसे समझ में आ रही है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत इजीली समझा रहा हूं, बहुत धीमे से, एक एक पॉइंट ये चीज लिखवाई हुई है भाई, इसीलिए आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इस चीज को। आइए, अगर हम एज की बात करें लोकसभा की, अगर हम एज की बात करें किसकी लोकसभा की, तो लोकसभा में अगर आपको लोकसभा में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप केवल और केवल कितने साल के होने चाहिए 25 वर्ष के होने चाहिए, यानी कि 25 ईयर्स के आप होने चाहिए। कितने ईयर के होने चाहिए 25 ईयर्स के होने चाहिए। अगर राज्यसभा में इलेक्शन लड़ना है तो आप 30 ईयर्स के होने चाहिए। कितना होने चाहिए 30 ईयर्स के। कितने ईयर्स के दोस्तों 30 ईयर्स के, यानी कि आप कितने वर्ष के होने चाहिए 30 वर्ष के। कितने वर्ष के होने चाहिए 30 वर्ष के होने चाहिए। क्या आपको मेरी अच्छी प्यारी प्यारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं?
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? क्लियर है भाई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी का मतलब हुआ कि योग्यता की अगर बात करें तो इस चीज का क्या मतलब है, योग्यता से क्या मतलब होता है इस चीज का, ध्यान सुनिएगा। पहली चीज, आप 25 ईयर के हो। दूसरी चीज, आप इंडियन होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए। इंडियन का क्या मतलब है, भारत में सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, अगर आप जन्म से भारतीय नहीं भी हैं फिर भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। अमेरिका में आपको इन सब लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पहुंचने के लिए आपको जन्म से अमेरिकी होना जरूरी है, जन्म से अमेरिकी, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं। 25 ईयर के होने चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए, इंसॉल्वेंट घोषित ना किए गए हो। इंसॉल्वेंट का मतलब आपका इंसॉल्वेंट एंड मेंटल घोषित ना किए गए हो, मतलब दिवालिया आपको ना घोषित कर दिया गया हो, ठीक है? जैसे अगर आप देखें विजय माल्या, वो इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया हमारी भारत सरकार के द्वारा, तो मेंटल या फिर इंसॉल्वेंट आप घोषित ना किए गए हो, ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा? इधर आप 30 इयर्स के होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि मेंटल नहीं होने चाहिए। बेटा ये बेसिक बेसिक बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात? ओके, अगर हम बात करें टेन्योर की, तो लोकसभा का इलेक्शन एवरी 5 ईयर, मतलब हर 5 वर्ष में होता है, हर 5 वर्ष में होता है। और जो भी 18 प्लस होता है, जो भारत का नागरिक 18 प्लस होता है, जो भी भारत का नागरिक 18 साल से ज्यादा उम्र का है, वो इसमें क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। और इसी को हम बोलते हैं एडल्ट सफ्रेज, यानी कि अगर आप 18 प्लस हैं तो आप इसमें वोट डाल सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं एडल्ट सफ्रेज, ठीक है? और याद रखें लोकसभा जो हाउस है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, भारत के लोग जो है सीधे इसमें वोट डालते हैं। और इसका इलेक्शन कौन करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग, लिख लीजिए बेटा हिंदी में, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो हमारी लोकसभा का इलेक्शन करवाता है, ठीक है दोस्तों? इतनी बात आप मेरी बेसिक बेसिक समझ गए। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टिक करना है, कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बुक बोली है वो ले लेनी है और उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि हर 5 साल में इसके इलेक्शन होते हैं, मतलब हर 5 साल में लोकसभा के मेंबर बदलेंगे, लोकसभा के मेंबर बदलेंगे कब, 5 साल में। जो भी बंदा 8 वर्ष प्लस का है वो इसमें वोट डालता है, इसको हम एडल्ट सफ्रेज बोलते हैं, ठीक है? मतलब 5 साल बाद ये आपका लोकसभा का जो हाउस है वो टूट जाता है, कोलैप्स, खत्म। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा 5 साल में नहीं, इसके हर 1/2 मेंबर, सॉरी बच्चे की लोगे जान क्या, 1/3 मेंबर, मतलब हर 6 में से 2 बंदे इसके 2 साल में निकाल दिए जाते हैं। इसके हर 1/3 मेंबर, हर 3 में से 1 मेंबर 2 साल में निकाल दिए जाते हैं, मतलब 2 साल में इनको क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। और ऐसे अगर हम 2 साल 2 साल 2 साल, तो टोटल इसकी अगर हम टेन्योर की बात करें तो आप लिख सकते हैं 6 इयर्स, 6 इयर्स
बट ये हाउस डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा को क्या कर सकते हैं हम, डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको दोस्तों भंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, लोकसभा को सॉरी राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। समझ में आ गई मेरी बात, राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। आप मेरी बेसिक सी बात समझ गए, राज्यसभा को क्या नहीं किया जाता दोस्तों, भंग नहीं किया जाता। इसके प्रत्येक 1/3 मेंबर हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो ये हमारा हाउस जो है आपका, ये डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस नहीं है, ये हमारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। इनडायरेक्टली का मतलब इनको कौन चुनता है, तो याद रखें केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जो कि हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जो कि हमारी राज्य की विधायिकाएं होती हैं, ठीक है। तो उनके जो मेंबर्स होते हैं वो इसके राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, जो कि 233 हैं। और इन 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। कहां से, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस से। अच्छा, इसका इलेक्शन कौन करवाता है, तो इसका इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। कौन करवाता है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लोकसभा के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, जो कि मैंने फर्स्ट पार्लियामेंट पढ़ाया है, पार्लियामेंट, ठीक है जी। अब एक बात, लास्ट में बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको मैंने लेजिस्लेटिव पढ़ाया है, जो पार्लियामेंट है, क्योंकि ये तो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मैंने पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पढ़ाए हैं, अगर मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पढ़ाए हैं, तो अगर मैं देखूं तो ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो इनको बोला जाता है एमपी। क्या बोला जाता है, एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो होता है इसमें हम बोलते हैं एमएलएस, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, इसको हम विधायक बोलते हैं, जो कि एमएलएस होते हैं। क्या आपको मेरी बेसिक सी बात समझ में आ गई दोस्तों, क्या आपको मेरी बेसिक सी बात समझ में आ गई। अब रही बात, सर आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, आपने कहीं भी किसी भी आर्टिकल का जिक्र नहीं किया, आपने किसी भी आर्टिकल के बारे में नहीं बताया, आपने हमें कुछ नहीं पढ़ाया, आपको पॉलिटी नहीं आती है, क्योंकि आपने आर्टिकल तो पता है ही नहीं। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि एक कॉन्सेप्ट समझिए, आर्टिकल मैं कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्या बोला मैंने, कि आर्टिकल मैं कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो अगर आपने यहां तक अगर देख लिया हो, अगर यहां तक आपकी चीजें कंप्लीट हो गई हो, तो आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे और भी डेप्थ में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसका पार्ट 1 आएगा। पार्ट 1 का मतलब पार्ट ए आएगा, ये मेन पार्ट था। इसके आगे हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, पूरी पार्लियामेंट को खत्म करेंगे धीमे धीमे से, ठीक है। डिप्टी का स्पीकर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, इन सारी चीजों को हम अगले लेक्चर में खत्म करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं। थैंक यू सो मच।